ख़वातीन और हज़रात आदाब, मेरा नाम आलिया वज़ीरी है और मैं आपका मिलाप अखबार के इस नए सीरीज़ में खैर मक़दम करती हूँ। इस सीरीज़ का उन्वान है उर्दू ही क्यों। इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाएं जिन्होंने बावजूद बहुत सारी मसरूफियात के अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उर्दू की खिदमत में सर्व कर दिया है। हर हफ्ते किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने की कोशिश रहेगी हमारी जो उर्दू को अपनी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। हमारे मेहमानों से मेरा यही सवाल रहेगा, आखिर उर्दू ही क्यों। आज की हमारी मेहमान है राधिका चोपड़ा। राधिका मैम, उर्दू ही क्यों की इस 5वीं कड़ी में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। डॉक्टर राधिका चोपड़ा की पैदाइश जम्मू में हुई है और वहीं उन्होंने मौसीकी की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में डॉक्टरेट हासिल की और गज़ल, दादरा, ठुमरी के अलावा भजन, सूफियाना कलाम और पंजाबी फोक भी गाती हैं। लेकिन गज़ल गायकी स्पेशली में उन्होंने अपने लिए एक खास जगह बनाई है। राधिका जी, आपका तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन इस कदर उम्दा है, आपका शेर इंतखाब लाजवाब होता है। हमें ये बताइए, उर्दू में आपकी दिलचस्पी आखिर शुरू कैसे हुई, कब हुई? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आलिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया और आपने मुझे इस काबिल समझा। मुझे बहुत खुशी होती है आज एक तो यंग लोगों से बात करके बहुत खुशी होती है और उर्दू के बारे में कुछ भी बात करनी हो तो मुझे बेहद बेहद खुशी होती है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और तीसरी बात ये कि अम, अम, उर्दू को लेकर हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो आपने मेरे बचपन का सब जो इंट्रोडक्शन दिया, तो उस हवाले से बात करना चाहूंगी कि मैं इसका पूरा क्रेडिट जो है अपने वालिद को देना चाहती हूँ सबसे पहले। 2-3 वजह रही कि ये उर्दू का इंतखाब और गजल का इंतखाब कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि मेरे वालिद जो हैं वो गालिब के मुरीद थे और वो गालिब को बहुत पढ़ा करते थे और हमें भी पढ़कर सुनाया करते थे। हालांकि तब बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन वो मुझे लगता है कि बचपन में जो चीज आपके कानों में पड़ जाती है वो कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में घर कर जाती है और जी। फिर आगे चलकर आपको इस बात का एहसास होता है कि हाँ, इसका इसका जो कनेक्शन है ये मेरे बचपन से है। तो कहीं वो बीज जो होता है ना, डालने वाली बात होती है, वो बीज मेरे वालिद ने डाल दिया। और दूसरा, चूंकि मैं जम्मू कश्मीर में पली बढ़ी, तो वहां तो आप जानती, वहां की फजाओं में उर्दू है। तो उर्दू मेरे लिए कोई ऐसी अजनबी जुबान कभी भी नहीं थी। हम्म। ऐसा नहीं कि मैंने पहली मर्तबा, मतलब मैं दिल्ली आई तो मैंने उर्दू सुनी या उर्दू बोली, ऐसा कुछ नहीं। उर्दू तो वहां हमारे आसपास जो है सुनने को मिलती है। हम्म। आ, ये वजह थी। और फिर तीसरी वजह ये, क्योंकि मेरा जो शुरू से इंटरेस्ट जो था वो गजल में रहा। मैं जगजीत सिंह साहब से बेहद मुतासिर हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मेरा ख्याल है मैं 13-14 साल की थी जब मैंने पहली मर्तबा उन्हें सुना था। और कुछ ऐसा जादुई असर उनकी आवाज का, पुरसोज आवाज का मेरे दिल पर हुआ था। और उस फॉर्म का मैं नहीं जानती थी कि गजल क्या होती है और गजल किसे कहते हैं, लेकिन वो असर मेरे कुछ दिलो दिमाग पर ऐसा हुआ कि मैंने ये फैसला किया कि मुझे भी आगे चलकर गजल ही अ, को चुनना है और गजल के साथ ही आगे बढ़ना है। तो शायद ये वजह है कि मैं उर्दू से मुझे लगाव हुआ, फिर धीरे धीरे मोहब्बत हुई और फिर तो इश्क हो गया और फिर जुनून की हद तक इश्क हुआ। बहुत बहुत अच्छा जवाब था आपका। एंड आई थिंक
हमारे बचपन का जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है वो हमेशा हमारे साथ रह जाता है। इसके हवाले से, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देर आज के दौर में जहाँ उर्दू को शक की नजरों से देखा जाता है, जहाँ हम छोटे दायरों में बंटते जा रहे हैं, जहाँ उर्दू को गैर की नजरों से देखा जाता है, क्या आपने कभी भी किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन महसूस किया है? क्या आपको लगता है उर्दू, खास तौर से उर्दू गजल गायकी, बिकॉज दैट्स योर फोर्टे, के लिए, उर्दू गजल गायकी के लिए अब लोगों के दिल में मोहब्बत है, कम है, हो गई है, ज्यादा? क्या कहेंगी आप इस बारे में? हमारी बदनसीबी है, हमारी बदकिस्मती है। और मैं आपको ये बात अपने बचपन के हवाले से फिर ये बात कर रही हूँ आलिया, कि मैंने अपने बचपन में ये सब कभी नहीं देखा। ये भेदभाव या ये जो कुछ भी आजकल चल रहा है, ये आप बच्चों की बदकिस्मती है कि आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। जी। हमारा बचपन बेहद खूबसूरत था, बहुत सिंपल था, बहुत इनोसेंट था, बहुत मासूम था। और उसमें ये मेरा, तुम्हारा, हमारा, आपका, या सरहद के इस पार का या सरहद के उस पार का, या किसी मजहब का, ये सब बातें हमने नहीं सुनी थी। तो हमारा बचपन तो बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। इनफैक्ट मैं तो हिंदू हूँ और एक मुस्लिम कॉलोनी में बड़ी हुई। और मैं अक्सर इस बात का जिक्र करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी हो गई थी, तब तक मुझे मालूम नहीं था कि हम हिंदू हैं और ये जो मेरे दोस्त हैं आसपास ये मुसलमान हैं, और हिंदू मुसलमान भी कुछ होता है, या जबानों का बंटवारा भी कुछ होता हम्म। है या क्या, ये सब मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था इन बातों का। ये सब बातें, ये मुद्दे जो है ये आज सामने आने लगे हैं। और ये बातें भी अब बहुत होने लगी आलिया। अब सभी ये बात करते ही हैं कि हमने, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने इस जबान को एक मजहब के साथ जोड़ दिया या एक मुल्क के साथ जोड़ दिया, वगैरह वगैरह। तो आजकल बातें सभी कर ही रहे हैं। आ, मैं समझती हूँ कि गजल के लिए जो लोगों के दिलों में मोहब्बत, वो हमेशा थी, है, और हमेशा ता कयामत रहेगी। वो आप लोगों के दिलों से निकाल नहीं सकते। आप कितना भी बंटवारा कर लें, कुछ भी शक की नजर से देखें, जो भी जुमला आपने इस्तेमाल किया, हम्म। मुझे खास तौर पे इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। क्योंकि मैंने इस जुबान से और इस विधा से, इस फॉर्म से, गजल से, जैसा मैंने कहा कि मैंने बड़ी शिद्दत से इसे चाहा है, बड़ी शिद्दत से मैंने इससे मोहब्बत की है, और मैंने इसकी खिदमत की है, और ताउम्र ता कयामत करती रहूंगी। मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है। जब जी। मैं हिंदी भी बोलती हूँ या लिखती हूँ तो साफ लिखती हूँ, शफाफ लिखती हूँ। मैं समझती हूँ इसका उर्दू या हिंदी या अंग्रेजी से ताल्लुक नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि आप जो भी जबान बोलें, आपकी जो भी जबान हो, वो साफ हो, अच्छी हो। आप अंग्रेजी भी बोलें तो अच्छी बोलें, साफ बोलें। अब आजकल तो आप देखिए ना, अंग्रेजी का क्या रूप हो गया। अंग्रेजी में किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होने लग गया। जी। हमने तो ये सब नहीं सुना था। शॉर्ट फॉर्म आने लग गई, ब्रो कहते हैं, यो कहते हैं, ये सब हमने तो ये सब नहीं सुना था अपने बचपन में, है ना। तो जी। अब ये ठीक है, आजकल की जनरेशन ने ये कुछ नई इजाद है, ये नई चीजें हम्म। सामने आ रही हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप जो भी बोलें, हिंदी बोलें, उर्दू बोलें, अंग्रेजी बोलें, अच्छा बोलें, साफ बोलें, शफाफ बोलें। सामने वाले से बात करते हुए सामने वाले को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। और उर्दू से मैं मोहब्बत क्यों नहीं कर सकती? मतलब मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि एब्सोल्युटली। आपने कहा उर्दू ही क्यों, मैं तो ये कहूंगी कि उर्दू ही क्यों नहीं। एक ऐसी जबान, इतनी मीठी जबान, जो कि जब कोई बात करता है तो ऐसे लगता है कि फूल झड़ रहे हैं, मेरी और नानी शहद हमसे जैसी बचपन में ये मीठी, कहा करती थी। मेरी नानी है कहती ना। थी, उर्दू बोलो, लगता है फूल झड़ रहे हैं। फूल झड़ते हैं, एग्जैक्टली और इसमें मुझे लगता है कि आप लड़ाई झगड़ा भी करें तो, या गाली भी दें तो शायद वो भी कानों में सुनने को अच्छी लगेगी। शाइस्ता ये लगती है। इतनी, हाँ, शहद जैसी मिठास है ना इसमें। जी। तो ऐसी जबान से अ, अगर मुझे मोहब्बत है तो मुझे तो अपने पे बहुत फख्र है।
मैम, आप एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है। अभी हमने जब बात की कि जब जो जबान है वो अक्सर जिस तरह उसे कहते हैं, एक बहुत ही शाइस्ता तरीके से कहते हैं, और आपने उससे पहले जिक्र किया था दैट पीपल ऑफन पॉइंट आउट एंड से दैट आप उर्दू में क्यों बात करती हैं। और फिर आपने उससे पहले तरबियत का जिक्र किया था, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि इट हैज हैड अ वेरी कंक्लूसिव इफेक्ट ऑन यू। जब लोग आपसे ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी बातें करते हैं, तब आपका जवाब, डज इट एवर हर्ट यू, कि आपको बुरा लगता है? बिकॉज आई नो आप कह चुकी हैं आपका मेरा जवाब है उर्दू ही क्यों नहीं, बट डज इट एवर अफेक्ट यू? डज यू फील बैड अबाउट इट? मैं ना बहुत ज्यादा इन चक्करों में पड़ती नहीं आलिया, क्योंकि और ऐसे लोगों को ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को जवाब देने का कोई फायदा नहीं होता, जी। क्योंकि उनका एक माइंड सेट है। मैं उनके माइंडसेट को नहीं बदल सकती। मैं उनकी नेगेटिविटी अपने अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करूं, या मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूं उनकी नेगेटिविटी को। वो जैसे हैं, मुझे बल्कि रहम आता है ऐसे लोगों पर। मैं सोचती हूँ आपकी अगर ये सोच है, आप अपनी सोच के साथ खुश रहिए, मुझे अपनी सोच के साथ खुश रहने दीजिए। लिव एंड लेट्स लिव वाली बात है कि जियो और जीने दो। तो मैं कभी ज्यादा जवाब वगैरह देने में बिलीव नहीं करती। हाँ, जहां तक हर्ट की बात है, हर्ट नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी हैरत होने लगी है। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी हुई और मेरा बचपन जो है ऐसा हुआ, और आज भी मेरे सब सब उर्दू बोलने वाले मेरे अच्छे दोस्त हैं, और सब मेरे बहुत करीबी लोग हैं। तो अब मुझे हैरत होने लगी बस थोड़ी, कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। जी। और बल्कि मुझे ऐसे लोगों पे रहम आता है। सो मेरा ख्याल है कि मैं उनको जवाब देने के बजाय बेहतर है कि मैं अपने काम पर कंसंट्रेट करूं, और बेहतर करके दिखाऊं। राधिका जी, एंड दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन जो मैंने ऑनेस्टली सोचा नहीं था, बट क्योंकि आप बात कर रही थी, आपने इसको एक विद्या के तौर पे पढ़ा है, गजल को, उर्दू को, यू हैव गिवन इट, आपने उसको दर्जा दिया है विद्या का, जो हमारे कल्चर, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में है। एंड हमने बहुत रिसेंटली लता जी को खोया है, लता जी के इंतकाल के बाद। मौसीकी की दुनिया से एक जो बहुत ही उड़ता चमकता सितारा है, उस तौर पे आप क्या कहेंगी इस बारे में? व्हाट आर योर व्यूज? देखिए, लता जी ऐसे ही नहीं बन गई आलिया। लता जी या उनके दौर के जितने भी और कलाकार थे, गुलकार थे, फनकार थे, चाहे वो मोहम्मद रफी साहब हों या मुकेश हों या किशोर कुमार साहब हों, ये लोग ऐसे ही इतने बड़े कलाकार नहीं बन गए। जी। ये इस वजह से बने क्योंकि इन्होंने अपने काम को बड़ी शिद्दत के साथ निभाया, पूरी तरह उसमें डूब कर निभाया। गाना तो सभी, बहुत लोग अच्छा गाते ही हैं, लेकिन वो जो तलफ़ुज़, एक्सप्रेशन, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और मराठी स्पीकिंग पर्सन जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ मराठी में बात की है, लेकिन आप उनके गाने सुनिए, एक एक लफ्ज जैसे मोतियों की तरह पिरोया। क्या एक्सप्रेशन, क्या तलफ़ुज़, आप एक भी लफ्ज में गलती नहीं निकाल सकते। मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रही, मैं जम्मू की हूं, और लता जी, हमारी भाषा डोगरी है, लता जी ने डोगरी गीत भी गाए। और मैंने वो जब मैं गानों को बहुत ध्यान से सुनती थी आलिया, और मैं ये सुनना चाहती थी कि कहीं एक भी लफ्ज क्या इधर उधर हुआ, हम्म। कुछ भी। क्योंकि जो जबान आपकी नहीं है उसको आप लिख कर गाते हैं, है ना, आप पहले पन्ने पर लिख लेते हैं उसको, देवनागरी में, हिंदी में, या किसी में भी लिख कर, और फिर आप उसे गाते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो जैसे एक डोगरी गाना उन्होंने गाया था, तू मल्ला तू, लोग पन्नन ठीकरियां, बादाम पन्ने तू। अब पन्ने जो है ना, ये एक बड़ा टिपिकल वर्ड है डोगरी का। हम्म। पन्ने मतलब होता है तोड़ना, बादाम तोड़ना। कि हम्म। वो अपने बच्चे को कह रही है कि दुनिया जो है वो कुछ भी तोड़े, लेकिन तू हमेशा जिंदगी भर बादाम तोड़े। तो हम्म। इज विशिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो तो अब वो जो पन्ने है ना, पन्ने, अब उसमें एक झोल है, आप सुन रही है, पन्ने। जी जी जी, वो हाँ, आवाज एक कहीं और से आ रही है, उसमें न की आवाज उसको, है। अगर आप उसको लिखेंगी, जब वो, अगर आप उसको देवनागरी में भी लिखेंगे तो आप लिखेंगे प न न एन, या। पन्ने।
या आप उसको लिखेंगे पन्ने, लेकिन बोलेंगे पन्ने नहीं, पन्ने। पन्ने मुझसे भी नहीं होगा, मेरा पन्ने, लहजा बहुत अलग है जी। हाँ आपका नहीं आएगा जी क्योंकि अभी आप वो जुबान नहीं जानती हैं। जी। मेरा कहने का मतलब कि कितनी मेहनत की होगी लता जी ने, एक एक लफ्ज पे कैसे उन्होंने गाइडेंस ली होगी, किसी ने उन्हें बैठकर समझाया होगा, सिखाया होगा कि बादाम पन्ने तू, पन्ने तू। तो वो जो मतलब एक छोटा सा जो वर्ड है हम्म उसकी क्लैरिटी, मतलब वो एक एक लफ्ज उन्होंने ऐसा बोला कि मैं हैरान रह गई। और उन्होंने तो 36 लैंग्वेजेस में गाया, तो सोचिए कि हर लैंग्वेज में कितनी मेहनत की होगी। गुजराती में गाया होगा, मराठी में, बंगाली में, या जिस भी। बिल्कुल। ये लोग इतने बड़े जो हैं ऐसे ही नहीं बन जाते। आपको हर काम जो है डूब कर करना पड़ता है, शिद्दत से करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी वही है। और मेरी वैसे भी कुछ एक इट्स अ पार्ट ऑफ मी, आप कहिए पार्ट ऑफ माय हैबिट्स कहिए, कि मैं या तो कुछ ऐसा करती नहीं, लेकिन अगर मैं करती हूँ तो फिर पूरी तरह डूब कर करती हूँ, शिद्दत से करती हूँ, उसकी गहराई तक जाती हूँ। मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई गजल मेरे सामने आई है तो फिर मैं उसकी गहराई तक जाऊंगी। ये नहीं कि बस पढ़ ली, कंपोज कर ली, गा ली, ऐसा नहीं। मेरी ये कोशिश रहती है कि अगर उसके साथ कोई एनेक्डोट है तो मैं पढ़ूं कि ये कब लिखी, क्यों लिखी, किस तरह लिखी गई, क्या वजह रही कि ये गजल शायर के जहन में आई, या क्यों आई, या इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो मैं बहुत गहराई में जाती हूँ और उस गजल को अच्छी तरह समझती हूँ। हम्म शायर के ख्यालात, उसके तसव्वुरात, उसके जज्बात को समझने की कोशिश करती हूँ, उसको खुद जीने की कोशिश करती हूँ, फिर कंपोज करती हूँ, फिर गाती हूँ। शायद यही वजह है कि जो भी गाती हूँ गहराई से गाती हूँ, दिल से गाती हूँ, इसलिए लोगों के दिल तक पहुंचता दिल है। में रह जाता तो है। देयर इज नो शॉर्टकट। एक लाइन में यही कहूंगी, शॉर्टकट कोई नहीं है। बट बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने दो पॉइंट्स कहे, एक शिद्दत से डूब के बैकग्राउंड रिसर्च, जिसे आम फहम तौर पे जो जिसकी आप बात कर रही हैं, अगर मैं कहूँ इन इन रेगुलर पार्लेंस, बैकग्राउंड रिसर्च बहुत जरूरी है किसी चीज के अंदर अपने आप को समझने के लिए, वो माइंड सेट। तो हाँ, इस हवाले से, इस कॉन्टेक्स्ट से मेरा अगला सवाल आपसे है कि गजल की गायकी में क्या तब्दीलियां हुई हैं? व्हाट आर द चेंजेस दैट यू हैव विटनेस्ड इन दिस फॉर्म ऑफ आर्ट? क्या लोगों के बदलते ज़ौक की वजह से कॉन्सर्ट्स में कुछ तब्दीलियां आई हैं? ऑफ कोर्स, एज कोविड इज अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ व्हाट आई एम आस्किंग यू। क्या लोग नए शायरों को सुनना पसंद करते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई रियली वांट टू नो। अच्छा क्वेश्चन है। और चेंजेस तो बहुत आई हैं। जी। सिर्फ कोविड के हवाले से नहीं बात करूंगी, इवन प्री कोविड की बात करूंगी। चेंजेस एक तो जबान में आई, हम्म क्योंकि जाहिर सी बात है अब जहां लोग बहुत अच्छी उर्दू नहीं समझते, नहीं जानते, वहां अगर मैं अब लोगों को सुनाऊं, मैं कहूं कि जी नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें कि करार और शकीब जरा न रहा, गमे इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। अभी कौन समझेगा, हाँ, नहीं मैं भी नहीं कहाँ समझी। समझाने बैठूंगी उनको, है ना। जी। तो अगर, लेकिन अगर मैं कहूंगी कि कोई सिंपल बात कहूंगी कि कोई भी सिंपल गजल, मतलब अगर मैं सुना दूंगी, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तो जी। यहाँ तक लोगों को समझ समझ आ- आएगी बात, जी। समझ आ जाएगी, है ना। तो जाहिर सी बात है आलिया, अब लोग वही एंजॉय करेंगे ना जो उन्हें समझ आएगी। या ऐसे, हालांकि अब जो है बहुत लोग ऐसे आते हैं कॉन्सर्ट्स में, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, जो कहते हैं कि आप हमें उस्ताद शोरा का कलाम सुनाइए और साथ साथ मतलब समझाती जाइए। मैं हमेशा साथ साथ जो है मुश्किल जितने भी अल्फाज होते हैं उनका मतलब बताती जाती हूँ। तो उससे जो है इट जस्ट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। और लोगों को जब बात समझ आ जाती है तो फिर उन्हें लगता है कि ओ वाह, कितना खूबसूरत शेर था, है ना। एब्सोल्युटली। तो वो जाहिर सी बात है, वो किसी के साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। अगर आपको भी, अगर मैं अब इसका मतलब समझा दूंगी कि ये बहादुर शाह जफर ने क्या कहा इसमें,
तो आप भी कहेंगे कि वाह ये बड़ा खूबसूरत शेर था, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगी बात तो फिर कैसे आप एंजॉय करेंगे। और दूसरी जो तब्दीली मैं देखती हूँ वो ये कि क्योंकि सब कुछ एक तेजी का जमाना आ गया ना, हर चीज की रफ्तार तेज हो गई है ना। फास्ट, क्विक। तो क्विक एंड फास्ट, वेदर इट्स फूड और इट्स योर लाइफस्टाइल और इट्स योर एनीथिंग, यू नो, या वो तो आप भी जानती हैं। और जी। आप लोगों की जनरेशन में खास तौर पे इट हैज टू बी जस्ट वेरी क्विक, यू नो। तो पेशेंस नहीं है। हाँ, ये जो गजल गायकी है ना आलिया, जी। इसमें गाने के लिए भी बहुत ठहराव चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, और सुनने के लिए भी बहुत पेशेंस चाहिए। तो और इसके अपने अदबो आदाब हैं, आपको वो बिल्कुल। फॉलो करने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली। पहले की महफिलों में हुआ करते थे, जी। आज नहीं है। आज लोगों को चाहिए, अब जैसे एक जुमला जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है मेरे कॉन्सर्ट्स में, जहां लोग बहुत गजल नहीं समझ रहे होते तो कहते कुछ चलता हुआ सुनाइए। मैंने हम्म। पहले भी इसका जिक्र किया है कई मर्तबा। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वो चलता हुआ क्या होता है, क्या मेरा गाना इतना ठहरा हुआ है या कैच। रुका हुआ है। यस, सो फुट ओ। टैपिंग, ओके, ओके। बेसिकली पीपल आर लूकिंग फॉर catchy foot tapping, easy to understand, hummable numbers, ओके। singable, hummable, you know, राइट, राइट। जिसके साथ वो भी गा सकें, हम कर सकें, और फुट टैपिंग हो, कुछ चलता हुआ, यू नो। तो ये एक तब्दीली बहुत बड़ी आई है। अम, और या फिर वो सुनी सुनाई चीजें सुनना चाहते हैं, जिसे वो 50 मर्तबा सुन चुके हैं, लेकिन वो फिर से एक बार सुनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में लोग सुनना चाहते हैं आज जाने की जिद ना करो, कि कोई भी जनरेशन का हो, बिल्कुल। यंगर जनरेशन हो, मिडिल एज हो, बड़े हो, आज जाने की जिद ना करो। क्योंकि बस वो उन्हें एक चीज है जो उन्हें सबको पसंद आ गई है, और उन्हें चाहे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, शायर का नाम मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है कि वो दरअसल गजल है ही नहीं, वो एक फिल्म का नगमा है, एग्जैक्टली। जो भी है, लेकिन उन्हें वो गजल अच्छी लगती है। आज जाने की जिद ना करो, तो सब सुनना चाहते हैं। तो लोग सुनी सुनाई चीजें सुनना चाहते हैं। जी। नए शोरा का कलाम कोई नहीं सुनना चाहता। ओके। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जी। बहुत कम। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कभी किसी 10 प्रोग्राम के बाद अगर एक प्रोग्राम कोई ऐसा आ जाए जिसमें कोई ये कहे कि कोई नई चीज सुनाइए, किसी नए शायर का कलाम सुनाइए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मेरे पास बहुत वैरायटी है, और मेरे पास पूरी, आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन। और मैं खासतौर पे शायरात का कलाम बहुत गाती हूँ, क्योंकि शायरात को कोई नहीं गाता है, शायर तो सभी गाते हैं, शोरा का कलाम सब गाते हैं, शायरात का कलाम ज्यादा नहीं गाया जाता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीइंग अ वुमन, प्रोबेबली इट्स मोर रिलेटेबल, और वट एवर, कुछ भी कहिए आप। हालांकि मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायरात का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम्म। तो मेरी कोशिश रहती है कि 4 पॉपुलर चीजें सुनाई, तो फिर एक पांचवी जो है लोगों से कह देती हूँ कि अब एक मैं अपनी पसंद का कुछ सुना दूं, तो फिर वो कहते हैं जी जी सुना दीजिए। तो वहां फिर मेरी ये कोशिश रहती है कि किसी नए शायर का कलाम सुना दूं, किसी शायरा का कलाम जो है वो सुना दूं। राधिका जी, आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही जिसको मैं पैराफ्रेज और ट्रांसलेट करके कहूंगी। यू सेड दैट द एबिलिटी टू लर्न something new, the ability to understand is what leads to the ability to appreciate the song. अगर वो जी आपकी बात समझ जाए, चाहे वो सरल भाषा में हो ना हो, बट अगर आप उन्हें ट्रांसलेट करके वो समझा दें, वो जो द देर इज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट दे डोंट नो एंड व्हाट दे आर विलिंग टू अप्रिशिएट। सो इसके हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए और मेरे लिए, क्योंकि आपने इतनी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें कही हैं, अपनी पसंद का कोई आशार गा के हमें सुनाए। हाँ जरूर। आपको कोई खास चीज पसंद है, या फिर मैं अपनी मर्जी से कुछ सुनाऊं? अपनी मर्जी से मैम। ये बहादुर शाह जफर का कलाम है ओके। आलिया। ओके। इरशाद हाँ, मैम। तो मैं अभी गाकर सुनाऊंगी। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, जी। कि करार और शकीब जरा ना रहा।
जब आपको इश्क हो जाता है तो आपकी जिंदगी में ना तो करार रहता है और ना शकीब यानी पेशेंस, क्या कहना चाहिए कि जैसे फिर आप पेशेंस ही कहूंगी मैं। ओके। जब आपको इश्क हो जाता है तो आपकी जिंदगी में ये सब चीजें नहीं रहती, हम्म। यू बिकम इम्पेशेंट और बेकरार हो जाते हैं हम्म। आप, है ना। जी। ये जी। करार और शकीब जरा ना रहा, नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है कि इश्क हुआ और मेरी जिंदगी में न करार रहा न शकीब रहा। गमे इश्क तो अपना रफीक रहा, जो इश्क का जो गम है वो अब मेरा दोस्त है। इश्क जब आपको होता है तो फिर कहीं दिल में एक टीस होती है, दर्द होता है। जी। अब वो जो दर्द है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा रफीक है। वाह। गमे इश्क तो अपना रफीक रहा, जी। कोई और बला से रहा ना रहा। मेरी बला से कहते हैं ना जी। कि जी, मेरी बला हो से ना हो। ये, हाँ हो ना हो, तो हम्म। मेरी बला से। जी। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, कि करार और शकीब जरा ना रहा। गमे इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा ना। न रहा। और इसका एक शेर जो मुझे बेहद पसंद है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आ, ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। जी। अपने हाल की खबर नहीं, दूसरों के ऐब और हुनर देख रहे हैं। ओके। 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 ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। That's really nice. I understand that. That was a simple one. है ना, कि जब जी। मुझे अपनी बुराइयों का पता चला कि मैं खुद कितना बुरा इंसान हूं, तो तो और फिर कोई निगाह में बुरे नहीं लगे। पहले तो, हाँ फिर कोई और बुरा नहीं लगा, फिर लगा कि वो दुनिया में तो कोई बुरा है ही नहीं। हम्म। लेकिन पहले ये मालूम नहीं था, लोगों के ऐब हुनर देख रहे थे, हाँ इसमें ये अच्छी बात है, इसमें ये बुराई है, इसकी बात उसकी बात, इसकी पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिविटी, बस यही सब चल रहा है जिंदगी में। जी। जी। ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे थोड़ा गुनगुना देती हूँ। प्लीज प्लीज। नहीं इश्क में, नहीं इश्क में, नहीं इश्क में, नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, कि करार शकीब जरा न रहा। गमे इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, ना ये इश्क में। ना थी हाल की जब हमें अपनी खबर, राह देखते औरों के वो हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें,
राहे इश्क में। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। थैंक बहुत बहुत यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राधिका जी, आपका मैं तहे दिल से, कि आपने मोर इम्पोर्टेंटली मेरे लिए और हमारे सारे देखने वालों के लिए, दर्शकों के लिए अपना वक्त निकाला, हमसे इतनी खूबसूरत, इतनी सिंपल सरल बातें कही, समझाई मोर इम्पोर्टेंटली। और इस दुआ के साथ मैं आपकी आवाज का को खुदाफिज करना चाहूंगी कि यही बरकरार रहे और आपके सुनने वालों के बाद लोग बेसाख्ता कहें, शोला लपक जाए, आई शोला सा लपट जाए। yeah. आवाज तो देखो। I completely forgot it. ऐसे धीरे But धीरे yeah, सीखेंगे, thank you कोई so बात नहीं। much. See, this is what आप happens बस when you कोशिश talk to रखिए, legends. आप कोशिश कर रही हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए रखे, और आप भी मुझे दुआओं में याद रखिए। और बस यही दुआ कीजिए कि ये जो मेरी मोहब्बत है, ये बस मेरे आखिरी वक्त तक इसी तरह मेरे साथ ही जाए। ये इश्क जो है गजल के लिए, उर्दू जबान के लिए, और ये जो खिदमत मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कर रही हूँ, बस ये मैं यूं ही करती रहूं, क्योंकि जज्बा खिदमत फन हो तो गजल होती है। अंदर आपके जज्बा होना चाहिए इस फन की खिदमत करने का, और माशाल्लाह वो जज्बा मेरे अंदर है। बस ये जज्बा यूं ही बना रहे, आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलती रहे, दुआएं मिलती रहें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माफी चाहूंगी, मैं आपकी आवाज से इतनी, मैं सुन चुकी हूँ आपको बचपन से, बट मैं इतनी मेस्मराइज थी, इतनी जादुई आवाज से, कि मैं क्या कह रही थी मैं वो भी भूल गई। आई एम वेरी कोई सॉरी। बात। एंड आई होप कि मेरे देखने वाले परफेक्टली जरूर फाइन। समझेंगे कि जितने जादुई आवाज से वो इन्फैचुएटेड थे, दे विल अंडरस्टैंड व्हाई आई फॉरगॉट। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।